पढ़ चुके थे, है ना। उसी ग्रेविटेशन से रिलेटेड आज हम लोग जानेंगे कि ग्रेविटेशन में क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, किस तरह का प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़े थे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन पढ़े थे। ग्रेविटेशन कोई भी बॉल को या वस्तु को जब हम छोड़ते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा था स्मॉल g यानी गुरुत्वीय त्वरण और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन दोनों के मध्य क्या रिलेशन है। स्मॉल g इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर, ये भी हमने देख लिया था। हम देखे थे कि ग्रेविटी जो होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग ग्रह पर अलग अलग होता है। अगर हम मून के सरफेस पर जाएंगे तो ग्रेविटी अलग होगा, अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी अलग होगा। यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है औसत मान, जबकि अर्थ पर 9.8 होता है, और इसका यानी मून सरफेस पर क्या हो जाएगा, 6 भाग का 1 भाग 1/6 हो जाएगा। ये हमने देख लिया था। हमने देखा था कि जब पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है और गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, जिसका सूत्र होता है G' = G 1 - 2h / r। ठीक है, तो आज जो है हम इसी फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन हम देखते जाएंगे। जैसे हम पृथ्वी सतह से, देखिए चार्ट के माध्यम से हमने बताया था कि अगर हम 6437 किलोमीटर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 2.44 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ऐसे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाता है, मतलब पृथ्वी सतह से ऊंचाई 6400, 12000, 19000, 25000, 32000, 38000, वैसे जैसे जैसे जाते जाएंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान घटते जाएगा। ये 32 फीट है, ये फीट में दिया है, फीट, और ये मीटर पर सेकंड है। और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान में कमी आते जाएगा। तो ये जैसे ऊंचाई बढ़ेगा गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होते जाएगा, उसका एक चार्ट के रूप में यहाँ पर है। फिर उसी प्रकार हम जब गहराई में जाएंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान में कमी आएगी, और उसका फार्मूला हमने बताया था G' = G 1 - d / r, और केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर लगातार घूम रही है, इसके कारण भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है। फिर पढ़े थे क्या, पृथ्वी के आकार के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है। जो पोलर रेडियस होता है वो कम होता है, इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। लगभग इसका 21 किलोमीटर त्रिज्या ज्यादा होती है, ठीक है, ध्रुवीय त्रिज्या से। फिर हमने पढ़ा था केपलर का नियम। पहला नियम, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति करता है, तो पहला नियम था। दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि प्रत्येक ग्रह समय समयांतराल में समान क्षेत्रफल को समेटता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर यहां पर परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से ग्रह की औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है ना, ये केपलर का थर्ड लॉ हमने पढ़ लिया था। फिर ग्रेविटेशन पोटेंशियल, किसी भी एकांक द्रव्यमान को अनंत से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर उसका गुरुत्वीय विभव कहलाता है, ये भी हमने डिटेल से पढ़ लिया था। फिर पढ़े थे हम लोग उपग्रह की कक्षीय चाल। तो कक्षीय चाल सूत्र होता है BO ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू √gm / r + h। h क्या है, हाइट, और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है उसका ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होता है, लगभग 36,000 किलोमीटर होता है, ठीक है। और उसके परिक्रमण काल कितना होता है, 24 घंटे।
फिर पृथ्वी सतह पर पलायन वेग का मान, अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से फेंकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाता है और कभी भी वापस नहीं आता है, उस वेग को हमने क्या बोला था? पलायन वेग। और इसका मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर इसका परिक्रमण काल कितना होता है? 24 घंटे। इसका तुल्यकालिक उपग्रह या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। दूसरा, इसकी ऊंचाई लगभग 35,840 यानी लगभग 36,000 किलोमीटर होता है, ठीक। और इसका जो कक्षीय चाल होता है, उस कक्ष में इसका जो चाल होता है 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तीन चीज है, तीनों जो है तुल्यकालिक उपग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रश्न इसी से रिलेटेड, कुछ प्रश्न जो हम लोग पढ़े हैं उसी रिलेटेड आज जो प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न को करेंगे। चलिए, प्रश्न है, ग्रह ए की सूर्य से परिक्रमण काल की अवधि बी की तुलना में परिक्रमण की अवधि का 8 गुना है, ठीक है। ए की सूर्य से दूरी बी की दूरी से कितनी गुना अधिक है, ये आपको निकालना है। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड फ्रॉम द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ बी। द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन that of B from the sun। चलिए करिए क्वेश्चन को, लिख लीजिए क्वेश्चन को और करिए। क्या दिया है? TA और TV की बात करें। TA क्या है? पहला ग्रह का परिक्रमण काल 8 टाइम्स ऑफ B, मतलब एक ग्रह A है और एक ग्रह B है। ये जो ग्रह है और ये ग्रह A है और ये B है। B को कितना समय लगता है? 8 गुना समय ज्यादा लगता है। कितना गुना? 8 गुना समय लगता है। तो उसके दूरी का अनुपात कितना हो जाएगा, ठीक है। तो सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है फार्मूला? एक मिनट, नॉट रेस्पॉन्डिंग। एक मिनट बंद करें। तो ग्रह है, पहला ग्रह A है, मान लीजिए सूर्य है, एक ग्रह A है और ये दूसरा ग्रह है। यहां पर जो ग्रह है A और ये जो ग्रह है B है, इसका दूरी मान लीजिए R1 है और इसका दूरी R2 है और इसका टाइम पीरियड T1 लगता है, इसको टाइम पीरियड T2 लगता है। तो क्या दिया है? T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 8:1। 8:1, मतलब इसको अगर 1 साल लगता है, इसको 8 साल लगता है, ठीक। तो सूत्र क्या है? T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। तो नया सूत्र क्या हो जाता है? T1 बाई T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 बाई R2 का होल क्यूब। इस सूत्र से 1 2 1 2 लगा दी। तो यहां पर T1 8/1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का पावर 3 हो जाएगा। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। तो R1 बाई R2 का क्यूब बराबर क्या होगा? 64/1। घन उधर जाने से क्या हो जाएगा? घनमूल। क्या हो जाएगा? घनमूल। तो R1 बाई R2, इसलिए क्या हो जाएगा? घनमूल कितना? 64/1
घनमूल 64 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 4 गुणित 4 बटे 1 गुणित 1 गुणित 1 लिख सकते हैं। 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो कितना निकल जाएगा 4। तो R1 अपॉन R2 बराबर क्या हो जाएगा 4। तो R1 इज इक्वल टू 4R2 के बराबर, 4R2 के बराबर होगा, यानी क्या हो जाएगा B इसका आंसर हो जाएगा। कितना गुना, 4 गुना, मतलब ये इससे कितना गुना दूरी है, 4 गुना दूरी है। ठीक, अगर 8 गुना समय है तो दूरी कितना होगा, 4 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज सेम एज द डेप्थ d बिलो द अर्थ सरफेस, देन अगर पृथ्वी सतह से 1 किलोमीटर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान उतना ही है जितना गहराई, कितने गहराई में जाए उतना ही हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन को समझते हैं पहले। मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी सतह से, ये पृथ्वी है, ये केंद्र है, और इससे कितना 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर वो हाइट पे जाते हैं। तो यहां पर GH मतलब हाइट पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, यहां पर तो क्या है G, और पृथ्वी सतह से कितना गहराई पे जाए, मान लीजिए गहराई पे चले गए, ये सेंटर है, और गहराई D पर जाए तो D पर इसका वैल्यू जो है GD है। तो GH और GD क्या है, इक्वल है, मतलब गहराई पे जाने पर भी जितना हो रहा है और ऊंचाई पर जाने पर भी उतना ही हो रहा है। तो GH का वैल्यू GD के बराबर है। ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान में जो परिवर्तन होता है उसका सूत्र क्या होता है, G1 माइनस 2H बाई R, गहराई के साथ, ऊंचाई के साथ, और गहराई के साथ सूत्र क्या होता है G1 माइनस D बाई R। क्या कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस 2H बाई R इज इक्वल टू 1 माइनस D बाई R। दोनों साइड में 1 1 भी कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचेगा माइनस 2H बाई R इज इक्वल टू माइनस ऑफ D बाई R। दोनों साइड में R कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2H, और H का मान कितना दिया है, H इज इक्वल टू कितना दिया है 1 किलोमीटर। तो यह हो जाएगा D इज इक्वल टू 2 इंटू 1 दैट इज 2 किलोमीटर। तो मतलब 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जितना होगा, अगर पृथ्वी सतह से गहरा करके, मतलब गहराई में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, तो 2 किलोमीटर जाने के बाद उसका मान उतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, D इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर। H इज इक्वल टू अगर 1 किलोमीटर है तो D इज इक्वल टू कितना किलोमीटर हो जाएगा 2 किलोमीटर, जस्ट डबल हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ए बॉडी वेट्स 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, माने पृथ्वी सतह पर किसी वस्तु का भार कितना है 72 न्यूटन है। What is the gravitational force on it due to the earth at height equal to half of radius of the earth from the surface of the earth। ठीक है, मतलब यहां पर क्वेश्चन को क्या समझेंगे। देखिए ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है r, पृथ्वी की त्रिज्या कितना है r, और कितने ऊंचाई पर जा रहे हैं h ऊंचाई पर, और h बराबर क्या है r/2। h बराबर कितना है, क्या बोल रहा है, कहां से, हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस, मतलब पृथ्वी की जितने त्रिज्या है उसकी आधी ऊंचाई पर आप जा रहे हैं।
मतलब यहां पर पहुंचे। जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पर अगर कोई वस्तु पहले था, उसका वजन 72 न्यूटन था, तो यहां पर कितना होगा? हल्का हो जाएगा कि भारी हो जाएगा? पहली बात, हल्का हो जाएगा, बिल्कुल हल्का हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला मैं बताया था कि जी डैश बाई जी इज इक्वल टू, फार्मूला होता है आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो यहां पर जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का वैल्यू कितना है? आर बाई टू, आर बाई टू का होल स्क्वायर। अच्छा, आर और आर बाई टू दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3/2 आर। एक है और आधा है, एक और आधा कितना हो जाएगा? 1.5, मतलब 3/2, 3/2 हो जाएगा। यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर अपॉन 3/2 आर होल स्क्वायर। आर आर नीचे का नीचे कहां चला जाएगा? ऊपर। अगर ये m ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो m जी डैश बाई एम जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/9। 2 ऊपर गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और एम जी का वैल्यू कितना दिया है? 72। तो एम जी डैश इज इक्वल टू 72 इंटू 4/9, 4 कितना हो जाएगा? 8 9 72। ठीक है, तो 4 अट्ठे 32, यानी एम जी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32 न्यूटन। यानी अगर पृथ्वी सतह से ऊपर जाएंगे तो इसका मान धीरे धीरे कम होते जाएगा, मतलब इसका वजन का मान क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। तो यहां पर जो फार्मूला है जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। एच का वैल्यू आर बाई टू है, तो आर प्लस आर बाई टू, 2r प्लस आर 3r, 3r बाई टू हो जाएगा, यानी 3r बाई टू यहां पर हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर है, आर आर कैंसिल हो जाएगा, नीचे का नीचे ऊपर जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अगर इसमें m से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो एम जी डैश अपॉन एम जी इज इक्वल टू 4/9, और एम जी का वैल्यू कितना दिया है? यहां पर 72 है, तो यहां पर 72 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 72 इंटू 4/9, 9 से कट गया 8 बार, 4 अट्ठे 32 न्यूटन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 न्यूटन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, what will be the ratio of escape velocity v on earth surface and escape velocity vp on the planet whose radius and average density are twice that of earth? मतलब पृथ्वी से कंपेयर कर रहे हैं, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, सॉरी, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना है? कितना है पृथ्वी पर पलायन वेग का मान? कितना है? यहां पर वीई दिया है, और मतलब ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर पलायन वेग का सूत्र क्या होता है? v इज इक्वल टू √2gm बाई आर, √2gm बाई आर। अगर इसको हल करेंगे
किसके फॉर्म में दिया है? डेंसिटी के फॉर्म में दिया है और रेडियस के फॉर्म में दिया है। तो मास को हटाना है। तो पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है? स्फेरिकल है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू जी इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी अपॉन आर। पृथ्वी का आकार क्या है? गोल है। तो पृथ्वी का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। द्रव्यमान बराबर क्या होगा? आयतन गुणित घनत्व। तो यहां पर आर क्यूब से कटेगा, क्या बचेगा? 2 बार। कितना बार बचेगा? 2 बार। तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? VE समानुपाती R अंडर रूट रो। बाकी जो कांस्टेंट है इसको छोड़ देंगे। तो नया फार्मूला क्या जनरेट हो जाएगा? VE अपॉन VP, VE अपॉन VP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 अपॉन R2 इंटू अंडर रूट क्या हो जाएगा? ρ1 अपॉन ρ2, ρ1 अपॉन ρ2। ठीक। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? अगर R है और जिस ग्रह को हम ले रहे हैं उसकी त्रिज्या कितना बोल रहा है? 2R। इसका त्रिज्या अगर R है तो इसका 2R है। इसका डेंसिटी अगर रो है तो इसका डेंसिटी कितना है? 2 रो है। तो कितना हो जाएगा? R/2R अंडर रूट रो बाई 2 रो। रो रो कैंसल, RR कैंसल, क्या बचा? 1/2 रूट 2, 1/2 रूट 2। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? D, 1:2 रूट 2। मतलब 2 ग्रह है यहाँ पर। एक ग्रह कौन सा है? हमारा पृथ्वी है। और दूसरा ग्रह पता नहीं कौन सा, मान लीजिए बृहस्पति है। इसका त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के दुगुनी है और इसकी जो औसत घनत्व है, मतलब हम लोग यहाँ खोदेंगे तो मिट्टी जो है इसका जो डेंसिटी है ना, जो भी मटेरियल है इसका एवरेज डेंसिटी और इस प्लैनेट का एवरेज डेंसिटी से कंपेयर करें तो इसका डेंसिटी क्या है? डबल है। इसका डेंसिटी क्या है? डबल है। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm/r हो जाएगा। m मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या लिख सकते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये फार्मूला होता है। R एक बार आए, 3 बार आए, कितना बार बच जाएगा? 2 बार। 2 बार के बदले में एक बार बाहर आ जाएगा, रो अंदर आ जाएगा। 2g और 4/3 पाई ये सभी क्या? नियत राशि है, इसको छोड़ देंगे। तो R VE समानुपाती R अंडर रूट रो, नया फार्मूला जनरेट हो जाता है। और इसी के अकॉर्डिंग जो फार्मूला होता है हो जाएगा VE अपॉन VP इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 ρ1 अपॉन ρ2। यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या R है और ग्रह की त्रिज्या 2R है। इसका घनत्व रो है, इसका घनत्व 2 रो है। रो रो कैंसल, RR कैंसल। तो 1/2 और 1 वर्गमूल 2 ये बच जाएगा। तो 1/2 वर्गमूल 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वहां ऊंचाई जिस पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर उसके भार का 1/16 हो जाएगा, वह है यदि R पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है। ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर चले जाए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? R है और ये डिस्टेंस क्या है? H है। तो यहां पर जाने पर यहां पर जो भी भार है उसका 16 भाग का 1 भाग हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है। तो H का मान कितना होगा R के फॉर्म में? क्वेश्चन समझ में आया कि हम पृथ्वी सतह है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी सतह से कितने ऊपर जाए कि उसका भार 16 भाग का 1 भाग रह जाए। कितने भाग का? 16 भाग का 1 भाग रह जाए।
ठीक है। तो जी डैश का फार्मूला क्या है, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, अभी भी फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यही बताया था, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो m से, तो एम जी डैश अपॉन एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एम जी डैश अपॉन एम जी का वैल्यू कितना है, 1/16। इसका यहां पर भार और यहां पर भार, दोनों भार का अनुपात कितना है, 1/16 बराबर कितना हो जाएगा, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल, वर्गमूल 1/16 बराबर आर अपॉन आर प्लस एच। 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, तो यहां हो जाएगा 4 1/4 बराबर आर अपॉन आर प्लस एच। फिर एक गुना कर दो, तो आर प्लस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस एच इज इक्वल टू 4r, तो h इज इक्वल टू 4r माइनस r, यानी h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3r। मतलब पृथ्वी की त्रिज्या जितनी है उसके 3 गुना ऊंचाई जाने पर, मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू कितना, 6400 किलोमीटर है लगभग। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, लगभग 6400 किलोमीटर। अगर इसके 3 गुना, मतलब 3 6 18, 18,000 और 1200, 3 चौके 12, मतलब 19,200 किलोमीटर ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, 16 भाग का 1 भाग रह जाएगा, मतलब बहुत हल्का हो जाएगा, बहुत हल्का हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3r बन जाएगा। सेम फार्मूला है, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1/16 इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। 1/16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1/4 बराबर आर अपॉन आर प्लस एच। 1/16 का वर्गमूल 1/4, 1/16 का वर्गमूल 1/4 बराबर आर अपॉन आर प्लस एच। फिर एक गुना करोगे, आर प्लस एच इज इक्वल टू 4r, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4r माइनस r, दैट इज 3r। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। The escape velocity for a satellite is 11 किलोमीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है 11.2 कर लो, 11.2 11.18 होता है, 11.2 कर लो, 11.2 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। यदि पृथ्वी को ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री कोण पर छोड़ा जाए, उपग्रह को पृथ्वी से 30 डिग्री कोण पर अगर छोड़ते हैं तो पलायन वेग का मान कितना हो जाएगा। मतलब मान लीजिए पृथ्वी है, यहां से सीधा हम फेंकते हैं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाता है। अब क्या बोल रहा है, नहीं, ऊर्ध्वाधर ना फेंक करके 30 डिग्री कोण पर फेंकते हैं। कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री कोण, 90 डिग्री ना होगा, 30 डिग्री, तो पलायन वेग का मान कितना होगा, पलायन वेग का मान कितना होगा। यहां पर 11.2 ही कर लेना, 11.2, तो आंसर वही होगा, क्या होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि ये किस पर निर्भर नहीं करता है,
कोण पर निर्भर नहीं करता, ये भी मैं बता चुका हूं, निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। क्योंकि v का जो सूत्र होता है, v का सूत्र क्या होता है, √2gr। कहीं पर थीटा है क्या, कोण है क्या, नहीं है, या √2gm/r। तो कुल मिलाकर किसी में भी क्या नहीं है, कोण नहीं है, एंगल नहीं है। जब एंगल नहीं है तो एंगल पर निर्भर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है। 30 डिग्री कोण पे फेंको, 40 डिग्री में फेंको या 90 डिग्री में फेंको, अगर वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सतह पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वर्तमान से दुगुना और त्रिज्या को आधी रह जाए तो पलायन वेग का मान क्या होगा। द्रव्यमान दुगुना और त्रिज्या क्या हो जाए, आधी हो जाए। मान लीजिए पृथ्वी का जो भी द्रव्यमान है उसका द्रव्यमान का डबल हो जाए और पृथ्वी सिकुड़ कर जो है आधी हो जाए, मतलब उसकी त्रिज्या आधी हो जाए। तो अभी वर्तमान में कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। तो जब ऐसा होगा तो पलायन वेग का मान कितना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। v का सूत्र क्या होता है, √2gm/r। मतलब VE किसके समानुपाती है, √m/r के। 2 को छोड़ देंगे, g को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों नियत राशि है, दोनों नियत राशि, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को छोड़ देते हैं न्यूमेरिकल करते समय। तो ये नया फार्मूला इससे जनरेट क्या होता है, VE'/VE इज इक्वल टू √m'/m, m के समानुपाती है, और r'/ar हो जाएगा। ठीक, ये नया फार्मूला जनरेट हो गया। अब इस फार्मूले में वैल्यू रखोगे, क्या क्या वैल्यू दिया है, VE'/VE का वैल्यू कितना दिया है, 11.2 इज इक्वल टू द्रव्यमान कितना दिया है, 2m/m, द्रव्यमान दुगुना हो जा रहा है। अच्छा, त्रिज्या क्या हो रहा है, आधी, r/2 mm कैंसिल हो जाएगा, r नीचे का नीचे कहां चला जाएगा, ऊपर। तो नया फार्मूला क्या जनरेट हो जाएगा, VE'/11.2 इज इक्वल टू वर्गमूल 2 गुणित 2, ये नीचे का नीचे ऊपर चला गया, 2 गुणित 2 का वर्गमूल के अंदर है, कितना 2 निकलेगा, 1। तो कितना हो जाएगा, VE'/2 इसका 2 निकलेगा और 11.2 जा करके यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। यानी यहां पर कौन सा आंसर सही होगा, डी, 22.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए
ये सूर्य है, कोई ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति कर रहे हैं। ठीक, ये केपलर का पहला नियम था। अब बात आ रही है कि यहां पर यहां पर यहां पर ये अलग अलग जगह है, तो किस जगह पर इसका वेग अधिकतम होगा, यही पूछ रहा है ना। at what point the speed of the earth rotation will be maximum, मतलब उसके वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर होगी। देखिए B पॉइंट है, C पॉइंट है, D पॉइंट है, E पॉइंट है, A पॉइंट है, ऐसे घूम रही है अलग अलग पॉइंट से, मतलब ऐसे रोटेट होते हुए स्पिन करते हुए लगातार दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूम रही। तो किस जगह पर जो पृथ्वी है उसका वेग सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन दिया है सी पर, सी बोलने से ये वाला पॉइंट, फिर बोल रहा है ए पर, बी पर और डी पर, अलग अलग पॉइंट दिया है। तो सन क्या चीज का पढ़ाई है? सैनिक भर्ती वाला, सैनिक जी सर। पढ़ाई चल रही है कि मतलब वो ठीक। तो यहाँ पर जो दीर्घवृत्ताकार कक्ष है, इलिप्टिकल पाथ है, हर पॉइंट में इसका वेलोसिटी अलग अलग होता है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग होता है। याद रखिएगा जब दूर में होता है तो यहाँ पर वेग कम होता है, वेग कम, सबसे कम हो जाएगा, वेलोसिटी सबसे कम हो जाएगा, और यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, पास, क्योंकि सबसे पास कौन सा है, यहीं पर है, तो ए पर वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम है ना। ठीक, पढ़े थे ना केपलर का जो फॉर्मूला कि सभी प्लैनेट सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति करता है, मतलब एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज वन ऑफ द फोकाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, मतलब जहां डिस्टेंस कम होगा वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, MVR कांस्टेंट होता है। MVR क्या होता है, फार्मूला इसका MVR क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। दूरी कम होगा वेलोसिटी ज्यादा होगा, दूरी ज्यादा होगा वेलोसिटी कम होगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। ठीक है, इतना रहने देते हैं आज, फिर कल देखते हैं। ठीक है।